Hello everyone and welcome back to my channel. This is chapter 9 of class 10th Introduction to Financial Market and the topic is concepts and modes of analysis. तो इसमें आपका बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है एंड आई थिंक वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड था. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम क्लास 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है आप इट इज द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, राइट. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा सामने है. सिंपल इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू पी इंटू आर टू टी अपॉन 100, राइट. सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन. तो अगर आप एक्स ने 10,000 रुपीज बोरो की है बैंक से तो ये प्रिंसिपल हो गया, राइट. और 8 मंथ्स के लिए किए ये टाइम पीरियड हो गया टी और रेट इज 10%. तो हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 10,000 इज पी, रेट इज 10 अपॉन 100 इंटू 8%. 8 मंथ्स के लिए है तो 8 मंथ्स आपका कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 12. 12 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट इट इज ओनली 8 मंथ्स आउट ऑफ द 12 मंथ्स. सो इसका जो आंसर आपका आएगा दैट इज गोइंग टू बी 667. ठीक है. अब यहाँ पे आपको होगी कि मैम आपने डिवाइड बाय 100 किया है लेकिन इधर बुक में जो फॉर्मूला है वो तो PRT सिर्फ दिया हुआ है. एक्चुअली ये जो स्मॉल r है इसका मीनिंग होता है r बाय 100. तो इसलिए मैंने इस तरह लिखा है. ओके. नाउ व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट तो पता है कि प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं होता बट इट इज also calculated on the interest which is in which it is also calculated on the interest which has been earned. So it is also called as interest on interest, right. जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि 5,000 अगर इन्वेस्ट किए फॉर 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड ईयरली. तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट कितना होगा. तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका भी फॉर्मूला ये है अपॉन n. तो आपका प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 एंड कंपाउंडेड ईयरली है बेटा. तो कितना हो गया ये सॉरी इट इज दिस मच. सो ये आपका हो जाएगा 5,500, राइट. 5,000 अगर आप करते हैं सो एक बारी मैं इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन देख लेती हूँ कि गलत ना हो. 5,000 into 1.1 is yes 5,500, right. So ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो ये सारा फॉर्मूला है आपका कि 10,000 अगर ये तो देखिए ईयरली बेसिस पे था तो मैंने इधर 1 किया है. कई बारी आपका जैसे इस क्वेश्चन में 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर 5 years. मैं इसको एक बार दोबारा कर देती हूँ. वेट जस्ट लेट मी रब दिस. तो आपका 10,000 है P और टाइम पीरियड जो है वो 5 n जो है वो 5 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 7.5% एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो हम नॉर्मली कैसे ऐसे लिखते थे ना 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू n. इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर लेंगे. प्रिंसिपल तो 10,000 है. r कितना है आपका r आपका जस्ट अ सेकेंड
आई डोंट नो, हाँ या आर आपका इट इज 0.5%, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो हम पहले, इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड बेटा, just a second. I think there's some problem with the pen. Let me write it again. Yeah, now it is working. 7.5% compounded quarterly. तो क्वार्टर का मतलब हो गया है you have to divide it by 4, और नीचे तो आपका 100 है ही, ठीक है। और n टाइम पीरियड क्या है 5 years, लेकिन क्वार्टरली है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अब आपका ये आपका जो आप कैलकुलेट करोगे इसको 10,000, I don't know what is happening over here. स्क्रीन क्यों ये ब्लैंक हो रही है, बट लेट मी डू इट अगेन। ओके, सो ये जो आपका वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके ये आपकी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1875, राइट। सो ये आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी समथिंग, सॉरी ये वाला वैल्यू नहीं, इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर से कर देती हूँ तो इजी होगा। और इसका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करके बेटा, इट इज 14499.48, राइट। तो आप कैलकुलेटर्स, आई एम सॉल्विंग इट बाय कैलकुलेटर नाउ। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अभी तो आपने सिंपल इंटरेस्ट किया था, राइट, लेकिन अमाउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप, तो आप कैसे करते हैं, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P आपका प्रिंसिपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें से अगर आप P कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो। ओके, नाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो रुपी आपको आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वो रुपी जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। सो इट मीन्स रुपी that rupee now is worth more than the rupee in the future. तो value of rupee today it is more than value of rupee in the future. तो एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आपको ऑप्शन दी जाए, दो ऑप्शन हैं, पहली कि आपको 10,000 रुपए आज मिले या दूसरी ऑप्शन 10,000 मिले 3 साल के बाद, कौन सी ऑप्शन आप लोग चूज करोगे। डेफिनेटली ऑप्शन 1 कि जिसमें 10,000 आपको आज मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उस 10,000 को आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आपका ये जो 10,000 आज मिल रहा है वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी विद द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू अर्न। लेकिन जो 10,000 आपको 3 साल के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, क्योंकि उस पर तो आपने एक तरह से इंटरेस्ट अर्न ही नहीं किया। और अगर आप आज उस 10,000 को ले लेते हैं तो 3 साल आपको इंटरेस्ट की वजह से वो पैसा और बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। नाउ हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड। तो इसमें एक तो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, कि आपको जो है एक सिंगल वैल्यू कैश फ्लो की मिल रही है। देन ऑफ एन्युटी, एन्युटी का क्या मतलब होता है, आपको सेम अमाउंट एवरी ईयर यू आर गेटिंग, एवरी ईयर सेम अमाउंट। और सिंगल कैश फ्लो का मतलब है कि आपको एक सिंगल अमाउंट मिल रहा है, लेकिन जब आपको सिंगल अमाउंट नहीं मिलता लेकिन सीरीज ऑफ अमाउंट मिलता है, क्वेश्चन के थ्रू इट विल बी मोर क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज एन्युटी। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 केसेस हम अभी करेंगे।
सॉरी, राइट। तो पहला केस देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, राइट। तो आपको क्वेश्चन से देखो, इसका फॉर्मूला आपका ये वाला है कि फ्यूचर वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस इज द फॉर्मूला, राइट। लेकिन अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगी उस केस में आपका फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के केस में है, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला, आपको calculate the future value of a deposit of 2000 made today 3 years hence if the interest rate is 10%। तो आपको ये फ्यूचर वैल्यू पता करनी है। आप 2,000 रुपए आज कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट, 3 साल के लिए। तो आपको पता लगाना है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि ये 2,000 की वैल्यू फ्यूचर में क्या रहेगी, राइट। तो वो आप डिस्क्रीट कंपाउंडिंग से अगर लगा रहे हैं तो पहला वाला फॉर्मूला है, विच इज ये वाला, देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया। तो प्रेजेंट वैल्यू इसमें आपकी 2000 प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पीरियड 3 साल के लिए। तो ये जो 2000 आज आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ये 3 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2662। और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में, ये वाला कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का है ना फॉर्मूला बेटा, तो ये 2000 आपने वही इसको ऐसे किया 2000, राइट। और e रेज टू पावर r, r आपका 0.10 है, इनटू टाइम पीरियड 3 इयर्स। तो ऐसे आप निकालोगे। नाउ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या होता है, इक्वल एनुअल कैश फ्लोस, ठीक है। उसका आपका दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्यूचर वैल्यू, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और ये दूसरा ये। तो इसको कैसे यूज करेंगे मैं क्वेश्चन के साथ ही डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो फॉर्मूले का ये जो वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज रेफर्ड एज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यही लिखा हुआ है। तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है फ्यूचर, चलो लिख देते हैं वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, राइट। तो अब यहाँ देखिए, अगर आप 3000 डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में 5 इयर्स के लिए, राइट, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%, what will be the value of the series of deposit annually at the end of 5 years। तो अब ये हर साल 3000 रुपीज 5 साल तक डिपॉजिट करते जाओगे, और ये हर साल आप 3000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो एवरी ईयर टिल 5 इयर्स। पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, पहले में था आपने एक ही बारी लमसम अमाउंट 2000 रुपीज एक ही बारी किया, वन टाइम। लेकिन जब आप वन टाइम की जगह बार बार एवरी ईयर यू आर डूइंग, उसी को एन्युटी बोलते हैं, राइट। तो ये हम कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो आप दो फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, हम ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 3000 1 प्लस आर कितना है 10%, और टाइम पीरियड इज 5 इयर्स माइनस 1 अपॉन 0.10। तो ये इससे जो आंसर आएगा वो आपका यही वाला आएगा, सेम। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी कैलकुलेट करके लिखा है वो ये वाला फॉर्मूला है, दिस वन। और दिस इज द सेकेंड वन, जो अभी ये वाला है ना बेटा, मैं सर्कल कर देती हूँ, ये
सेम क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया गया। ये रहा 3000, लेकिन यहाँ पे आपने एंड में डिपॉजिट किया तो आपको सिर्फ 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर आपने सेकेंड ईयर के एंड में किया है, राइट, तो आपको सिर्फ रिमेनिंग 3 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, देन 2 इयर्स का मिलेगा, तो भी देन 1 ईयर का मिलेगा, और फिर आपने फिफ्थ ईयर के एंड में किया है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो भी आंसर सेम आएगा। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ प्रेजेंट वैल्यू, पर ये अभी पेपर में आया नहीं हुआ है आपके, क्योंकि ये काफी थोड़ा सा टफ है, बट जो क्वेश्चन आया है वो मैं आगे आपको बताऊंगी पेपर में कौन सा बोर्ड में पूछा हुआ पहले भी। नाउ यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। अब आपको फ्यूचर वैल्यू जो आपको आपके पास है उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं बेटा तब हम कंपाउंडिंग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम डिस्काउंटिंग वर्ड यूज करते हैं। तो उस केस में आपका फॉर्मूला इज दिस वन, ये वाला। राइट, ये बना तो इसी फॉर्मूले से है जो हमने पहले किया था ना बेटा। ये देखो हमने यही वाला फॉर्मूला किया था, आप प्रेजेंट वैल्यू को यही रहने दो। तो फॉर्मूला यही इसी वाले पहले वाले फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 5000 पेबल 3 years hence if the interest rate is 10% per annum। तब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल ऐसे फॉर्मूले में डाल दोगे। फ्यूचर वैल्यू है 3000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड टाइम पीरियड कितना है 3 years। तो इस तरह निकालोगे। और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो आप ऐसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, राइट। कैसे निकालोगे, इट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन ERT। तो ये भी इसी फॉर्मूले से निकला, फ्यूचर वैल्यू हमने किया था ना ERT, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू को यहीं पे रहने दिया और इसको इधर ले गए। तो यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में 10,000 E इंटू टाइम पीरियड 3। अच्छा, यहाँ 2 years का है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब ये है कि आपको जो कैश इनफ्लोज हैं वो वन टाइम नहीं बार बार मिलेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये वाला, डिस्क्रीट डिस्काउंटिंग में ये वाला फॉर्मूला है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में ये वाला फॉर्मूला है। तो इसको आप बेटा इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी इट इज माई ड्यूटी टू कवर एवरीथिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है 2000 का, जो आपको रिसीव होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोलते हैं ना, एंड ऑफ ईच ईयर, इसका मतलब एनविटी का केस है फॉर 3 कंटिन्यूस ईयर्स। तो आपने इस वाले फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूट किया है, राइट। आपने ये फॉर्मूले में नहीं किया, ये विदाउट फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया है। तो इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। तो जब भी आप पैसा कहीं बॉन्ड में लगाते हो, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो एनुअल रिटर्न जैसे 10% है, लेकिन जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होता है वो जरूरी नहीं है 10 हो, इट कैन बी 10.38। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न अकाउंट फॉर इंट्रा ईयर कंपाउंडेड, कंपाउंडिंग की वजह से ये डिफरेंस आता है। तो इसमें ज़्यादा आपको करना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि हम कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। तो कंपनी को एनालाइज हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहले इंडस्ट्री का एनालिसिस करके, देखो इंडस्ट्री जो है
एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपनी बिलोंग करती है। जैसे अगर हम बोले कि ये कपड़े की इंडस्ट्री है, तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो हम देखते हैं वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस में हम कंपनी को एनालाइज करते हैं। देन कॉर्पोरेट एनालिसिस, मतलब डायरेक्टली अब हम कंपनी को ही देख रहे हैं कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, हाउ इट इज डूइंग इन द पास्ट, व्हाट आर इट्स ग्रोथ प्लान एक्सेट्रा। फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट्स कैसे हैं, बैलेंस एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कैसे हैं, कंपनी के शेयर प्राइसेस अप है या डाउन है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं कंपनी के? बैलेंस शीट, profit and loss account, etc. Okay, now what is annual report? Annual report एक financial statement है जो कंपनी इशू करती है, और इस एनुअल रिपोर्ट में क्या शो होता है? कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अर्निंग एक्सेट्रा। विच फीचर ऑफ एनुअल रिपोर्ट शुड वन रीड केयरफुली? तो एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीजें ध्यान से पढ़नी चाहिए। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, चेयरमैन की क्या स्टेटमेंट है, ऑडिटर की रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं आपको बोल रही थी एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, राइट। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन एडवांस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और यहाँ लाइबिलिटीज हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटीज। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। बैलेंस शीट से आपको बताना है कि कौन कौन से कंपनी के सोर्सेज है फंड्स के। तो शेयर होल्डर फंड्स है एक तो, और शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? ये दोनों जो है वो शेयर होल्डर फंड्स है, राइट। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। फिर आता है लोन फंड्स। तो लोन फंड्स ये वाले, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपके आ गए शेयर होल्डर फंड्स एंड लोन फंड्स, राइट। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स एसेट्स, ये एप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, देन नेट करंट एसेट्स। अब नेट करंट एसेट्स कौन से होते हैं बेटा? नेट करंट एसेट्स आपके हो गए ये जो करंट एसेट्स है ना ये वाले, इनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये करंट लाइबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं नेट करंट एसेट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो वो एप्लीकेशन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ कैसे इंटरप्रेट करना है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? आपको क्वेश्चन पेपर में कैसा आ सकता है कि आपको ऐसे बैलेंस शीट दी होगी, ठीक है, फिक्स एसेट्स दी होंगे 20,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, और इधर शेयर कैपिटल 1 लाख। तो आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द शेयर होल्डर फंड्स, कैलकुलेट द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो मैंने अभी आपको बताया था शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस है, उसको ऐड करना है। लोन फंड्स आते हैं तो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स है। तो उसका एक वीडियो में बनाऊंगी वेयर आई एम गोइंग टू कवर द बोर्ड पेपर, उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, तो ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, शेयर होल्डर फंड जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, ये कहाँ से फंड्स आते हैं? जो कंपनी के ओनर्स है वो उसी के फंड्स को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। लोन फंड्स कौन से होते हैं?
जो कंपनी बोरो करती है आउटसाइडर से, राइट। कंपनी की जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में दो आते हैं ना, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, दो तरह की होती है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल, राइट। इक्विटी कैपिटल में फिक्स्ड रेट नहीं होता डिविडेंड का, लेकिन प्रेफरेंस जो कैपिटल है, राइट, इसमें दे हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। नाउ व्हाट आर रिजर्व एंड सरप्लस? जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं और वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, उसको रिटेन कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, ठीक है, दे हैव द राइट टू वोट इन द एनुअल जनरल मीटिंग, और दे हैव द राइट टू गेट डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या राइट होता है कि अगर जब भी डिविडेंड देना है तो सबसे पहले डिविडेंड जो है इन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को डिविडेंड देना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। और दूसरा, जब भी कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, ठीक है, उस केस में कैपिटल सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रिटर्न होती है, नॉट इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो उनको लास्ट में मिलता है, जब सबकी पेमेंट कर देते हैं तब इक्विटी शेयर होल्डर्स की लास्ट में पेमेंट की जाती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी सबसे पहले मिलता है और उनकी कैपिटल भी सबसे पहले रिटर्न की जाती है, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, राइट। लेकिन दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। नाउ what do the terms like authorized, issued, subscribed, called up, paid up capital mean? तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आया हुआ है पेपर में। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की, जो कंपनी रेज कर सकती है, राइट। इशूड कैपिटल, ये इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। जैसे कंपनी को अलाउ किया हुआ है कि वो मैक्सिमम 1 लाख जो है इशू कर सकती है, रेज कर सकती है। अब जरूरी नहीं है कंपनी ने 1 लाख की, परमिशन तो 1 लाख की मिली है, लेकिन कंपनी अगर कितना कंपनी ने ऑफर किया है लोगों को कि दे सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, और इशूड कैपिटल जो है, सपोज कंपनी ने सिर्फ इतनी ही पैसे रेज किए हैं लोगों से, राइट, इतना ही ऑफर किया कंपनी ने लोगों को कि यू कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। तो जो ऑफर करती है कंपनी, होती तो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इट इज ऑफर्ड बाय द कंपनी, so that the people can buy the shares and invest. सब्सक्राइब कैपिटल, अब ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट होती है, राइट। जो लोगों ने, अब कंपनी ने तो 50,000 रुपए लोगों को ऑफर किए हैं कि शेयर्स ऑफर किए हैं 50,000 के, कि आप शेयर्स लीजिए और हमें दीजिए। अब जरूरी नहीं है तो लोग सारा इन्वेस्ट, इतना सारे शेयर्स ले लेंगे। सपोज लोगों ने 40,000 ही सब्सक्राइब किए शेयर्स, तो दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? ये इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, राइट। तो कॉल्ड अप कैपिटल, जैसे कंपनी के शेयर्स हैं 10,000 के, 100 रुपए, एक शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी अभी 100 रुपए पूरे नहीं मंगा रही, सिर्फ 50 रुपीज मंगा रही है, तो इट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। देन पेड अप कैपिटल, कंपनी ने अभी 50 रुपीज मंगाए हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ अभी ₹35 पे किए, so that is paid up capital. So it is a part of the called up capital which has been actually paid by the shareholders. Now what is the difference between secured and unsecured loans? Secured loans कौन से होते हैं? अब कंपनी लोगों से, बोरोवर से पैसा बोरो करती है, तो बदले में सिक्योरिटी देती है बोरोवर्स को, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज, जैसे सिक्योरिटी क्या हो सकती है? कोई भी एसेट जो है मॉर्टगेज कर दे, गिरवी रखवा दे, कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज।
क्यों रखवाई जाती है क्रेडिटर्स के पास? कंपनी जिससे भी पैसा उधार ले रही है तो बदले में ये क्यों रखवाती है अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी? इसलिए कि अगर कल कंपनी नहीं पैसा क्रेडिटर्स को दे पाती तो क्रेडिटर्स इस एसेट से अपना जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी को बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स, मतलब वो लोन्स जो कंपनी ले रही है और उसके बदले में जो है बोरिंग, इट मींस बोरिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी, बोरो कर रही है और बदले में कुछ एसेट्स जो है वो मॉड रखवा रही है लेंडर के पास, क्रेडिटर के पास। और सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? फिक्स डिपॉजिट, लोन एडवांस फ्रॉम प्रमोटर्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, देन या अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, ये सारे आप देख लेना, बोरिंग अमाउंट एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स? तो एप्लीकेशन में पहला आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए कंपनी अपने खरीदती है, सेल के लिए नहीं खरीदती, जैसे बिल्डिंग्स, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? ये वो सिक्योरिटीज हैं जहाँ पे कंपनी अपने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करती है, राइट। थर्ड है करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कंपनी जो है, यस, सो दे आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। और क्यों एक्वायर करती है करंट एसेट्स? ताकि वो डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर सके। नाउ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है कि जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं which and certain expenses which are not written off, so they are called as miscellaneous expenditure, right? Now ये जो फिक्स एसेट्स के अंदर सब हेडिंग्स होती है, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, कैपिटल, इनका क्या मतलब है? सी, ग्रॉस ब्लॉक या ग्रॉस फिक्स एसेट्स, ये जितने भी टोटल एसेट्स फिक्स एसेट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक या ग्रॉस फिक्स एसेट्स। जैसे अगर कंपनी ने प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, तो इन सब का टोटल करके जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है? कोई भी एसेट होती है उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती रहती है, डेप्रिशिएट होती है। रिडक्शन इन द वैल्यू इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देन व्हाट इज ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन? नेट ब्लॉक क्या होता है? तो फिक्स एसेट्स में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं उसको बोलते हैं हम नेट ब्लॉक। ओके, व्हाट आर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस? करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? यहाँ देखिए, कंपनी जो है कस्टमर से भी एडवांस ऑब्टेन करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। तो कंपनी को ये लायबिलिटी पे करनी है, इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और प्रोविजंस क्या होते हैं? कई कई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एकदम कंपनी ने इमीडिएटली पे नहीं करने, जैसे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, तो इसको हम बोलते हैं प्रोविजंस। नेट करंट एसेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? तो उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट को कैसे समराइज करते हैं? हम बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं
नेट एसेट्स। तो ये आपकी एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स हैं। और टोटल कैपिटल इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से क्या पता लगता है कि कितना प्रॉफिट या लॉस कंपनी ने, कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस इनकर किया है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शेयर होल्डर्स के लिए। तो शेयर होल्डर्स इसमें क्या क्या देखते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में, कि यहाँ पे एक बारी मैं इसको कर देती हूँ, यस, कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट सेल्स में है, प्रॉफिट्स में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो ये कंसिडर किया जाता है कि इनकम को ध्यान से देखा जाता है कि कितना जो जो अदर इनकम है वो कहाँ से आई है, कंपनी की इनकम कहाँ से आ रही है। कोई भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से डिविडेंड आ रहा है, या अगर लोन कंपनी ने किसी को दिया था तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब चीजें देखी जाती है। और क्या चेक किया जाता है कि कितना एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल में लग रहा है, कितना मैन पावर कॉस्ट में लग रहा है, ये सब देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस कितने, ऑपरेशन मतलब जो भी कंपनी बिजनेस रन कर रही है उसमें से कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर पा रही है। डेप्रिसिएशन देखा जाता है कि कितना डेप्रिसिएशन है, एंड अर्निंग पर शेयर एक्स, ये सारी चीजें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।